तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है और हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज 2023, 2022, 2021, 2020 का पार्ट 1 तक आप लोगों ने देख लिया है और अभी हम 2020 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था राजा बेटा। बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस बाकी है उसको अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके साथ टीचर्स भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो स्वागत करते हैं आपका सर्वोत्तम के इस यूट्यूब चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे। आप जानते हैं कि हम कई सालों से ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन आके भी क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। आपका प्यार बहुत सारा मिल रहा है, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए, आप जानते हैं कि हमारा जो टैग लाइन है वो क्या है, योर एम आवर ड्रीम, योर ड्रीम आवर एम। आपका जो लक्ष्य है वही हमारा सपना है और आपका जो सपना है वही हमारा लक्ष्य है। तो मिलकर क्या करेंगे, इन सपनों को पूरा करेंगे। आप जानते हैं कि हमारी जो मंजिल है वो बोर्ड क्रैक करना है, बोर्ड में बहुत बेहतरीन नंबर लाना है, 90% से एवं नंबर लाना है। तो ये जो अपना सपना है, इसी सपने को हम क्या करने जा रहे हैं, पूरा करने जा रहे हैं। आप और हम मिलकर क्या करेंगे, इस सपने को पूरा करेंगे। और इसी सपने पे मैं 2 लाइन आपके लिए कह देता हूं कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। फिर से सुनिए, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी ए दोस्त, हर जीत आपकी होगी है दोस्त। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो निगाहों में लक्ष्य को रखते हुए आगे बढ़ते हैं, बोर्ड के लक्ष्य को रखते हुए निगाहों में आगे बढ़ते हैं और मिलकर बोर्ड को करेंगे क्रैक। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। हमारा ये क्वेश्चन बैंक सीरीज है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ जाता है आप मुझे पूछ सकते हैं इस नंबर पे। इसके अलावा आपके वीडियोज में चैनल के लिंक दे दिए गए हैं, टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दिए गए हैं, आप वहां से क्वेश्चन के PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके अलावा देखिए, आगे हमारा जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ था वो 25 तक हो चुका था। तो राजा बेटा चलो पहले 25 तक देख लेते हैं कहां तक हो गया था। चलिए फटाफट पहुंचेंगे 25 तक। ओहो जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। छोटा सा सेशन है आज, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हमारे, है ना, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर क्वेश्चन पूरा किया। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनोखे अंदाज में क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है और यहाँ हम और आगे करने वाले हैं क्वेश्चन को बेहद अनोखे अंदाज में डिस्कशन। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया था नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, तो आपको पता चल गया होगा त्रिआबंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे और 26वां जो सवाल है ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, टिनन टिनन टिनन, है ना। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है। अरे भाई साहब, सबको पता है, पूरे ब्रह्मांड को पता है कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। जितने भी अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, बट ग्रेफाइट इज द सुचालक ऑफ विद्युत। आप जानते हैं गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक है वो है चांदी। लेकिन इनमें से ऑप्शन नहीं है, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक है, वो है ग्रेफाइट। आपको यकीन नहीं होगा तो आप एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट करने अपने रिस्क पे करने, मैं प्रॉपर सलाह नहीं देता हूं कि एक्सपेरिमेंट करनी है। पेंसिल को दोनों तरफ से छील दो, छोटी सी एक बैटरी ले लो, एक LED बल्ब ले लो, छोटा सा जो आता है, आप उस पेंसिल में दोनों तरफ से, दोनों कॉर्नर से क्या करो, वायर को बांध दो। आप देखेंगे वहां से करंट क्या होता है, पास होने लगता है। आप ध्यान से सुनिए, अब वो पेंसिल छील के आपको सॉकेट में जाके नहीं लगानी है ना, निपट जाओगे तुम सस्ते में, है ना। जान बड़ी कीमती है भाई, तो आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए जिंदा भी रहना है। हाँ तो चलिए, ग्रेफाइट क्या होगा, करंट के ये गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। चलिए अगला सवाल, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, कार्बन के सबसे बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, सबको पता चल गया होगा कितने होते हैं। बताइए, कार्बन है, जैसे कौवा काला होता है, कार्बन भी क्या होता है, काला होता है। और किसी किसी इंसान का मन भी काला होता है। जो लोग चैनल पे आए हैं, वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, भैया कर लो ना। कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, एकदम पूरा फुल सपोर्ट दिखाइए। मैंने कहा था करिए शेयर, हम करेंगे आपका केयर, बार बार कह रहा हूं, फुल सपोर्ट दिखाइए, मजा आ जाएगा भाई, सब मिलकर बवाल मजा आएंगे। इतना ही नहीं, यहां तक नहीं रुकेंगे। जब आए हैं, एंट्री लेट हुई लेकिन ग्रेट हुई है। जब आए हैं तो बहुत दूर तक जाएंगे, है ना, आए हैं तो बहुत दूर तक जाएंगे और तुमको भी बहुत दूर तक ले जाएंगे, इसलिए चैनल पे बने रहिए। कह रहा है कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। पहले ये कार्बन है, कार्बन को C से लिखते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। पूरे ब्रह्मांड को पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और सबसे अगर इसको हम क्या करें, बाहर वाले में देखें तो कक्षा होती है K L M N, ये देखो कक्षा है, आगे सो ऑन बहुत सारे। तो K में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों K में 2 ही आ सकते हैं। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 4 इसमें होंगे। तो बाह्यतम कक्षा तो यही होगा ना, ये सब तो बकायती है।
कार्बन के लिए बाह्यतम कक्षा L है, तो आपसे पूछा कि L में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कहेंगे 4। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए राजा बेटा 4 हो गए। तुम बताओ कितने हुए 4। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। जी हाँ भाइयों बहनों, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं, मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं। जी हाँ, कितने होते हैं 4। तुझे देखा तो ये जाना सनम, चलो भैया, है ना, कार्बन के कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सनम। सनम को भी बता दो, किसको बता दो, अरे सनम को बता दो, लो सनम को बता दो, ए सनम, ए सनम। कार्बन के, फोन करके बताएं, फोन करके पूजा जी को बताएं, बोलो, तुम बोलोगे तो बता देंगे। बाह्यतम, अरे यार कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं राजा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं राजा बेटा। तुम कहोगे तो हम पूजा जी को फोन करके बता देंगे। हाँ सुनिए पूजा जी, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बता दीजिए बच्चों को। आप बताइएगा तो ज़्यादा क्यूट लगेगा, है ना, बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप हमसे ज़्यादा सुंदर है, आप हमसे ज़्यादा सुंदर है। चलिए आपसे एक अगला सवाल पूछा है, आपसे एक अगला सवाल पूछा है, एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? एल्कीन का, देखो भैया ये वाला अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है तो अंग्रेजी नाम देखो एल्कीन, है ना। तो एल्क का मतलब होता है कार्बन का चेन, और इन आया, इन वर्ड यूज करते हैं, या इन जो है सफिक्स है वो यूज किया जाता है। सफिक्स मतलब अनुलग्न, जो बाद में लगता है। पूर्व लग्न मतलब जो पहले लगता है, प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला, और सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लगाना, सफिक्स मतलब बाद में लगाना, ठीक है। तो इन डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं। तो बेटा एल्क है तो कार्बन कार्बन होगा, और इसमें अगर डबल बॉन्ड है तो इन होगा, है ना। तो ये एल्कीन हो गया। अब एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है कि जितने कार्बन है, हमारा गुरु मंत्र आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद। हमारा गुरु मंत्र कहता है ना, गुरु मंत्र हिंदी में लिख दें राजा बेटा। हमारा गुरु मंत्र क्या कहता है? गुरु मंत्र कहता है एल्कीन के लिए, किसके लिए? एल्कीन के लिए, कि जितने कार्बन है, अगर कार्बन की नंबर को n मान ले, क्या मान ले? n। तो जितने कार्बन है, तो मान लो कार्बन का नंबर n है, उसमें डबल करके क्या कर दो? हाइड्रोजन लिख दो, है ना। तो जितने कार्बन है, जितने कार्बन है ना, कार्बन है, उसके डबल कर दो हाइड्रोजन में, है ना, उसके डबल कर दो। क्या कर दो? डबल कर दो, डबल कर दो। डबल जानते हो ना? हाँ तुम भी होना चाहते हो ना डबल? हाँ अभी हो गए नहीं तुम, हैं 10वीं में पढ़ते हो डबल होना चाहते हो, 10वीं में पढ़ते हो डबल होना चाहते हो? छी कैसी बातें कर रहे हो तुम, है ना। उसके डबल कर दो हाइड्रोजन, तो उसके डबल कर दो हाइड्रोजन, बस। तो अगर आपने कार्बन को n माना है, कार्बन की संख्या n मानी है, क्योंकि इसने किसी एल्केन के नाम नहीं दिए, या फिर आपको इथीन नाम देता, प्रोपीन नाम देता, तब हम सोचते कि कितने कार्बन होंगे। इसने जनरल नाम दिया है कि एल्कीन में कितने कार्बन होंगे, तो कार्बन के नंबर को n मान लिया। तो जितने कार्बन है डबल करके हाइड्रोजन कर दो। तो डबल करोगे तो 2 से क्या करना पड़ेगा? गुना। ये लो, ये लो, ये एल्केन का है, किसका है? एल्केन का। ये एल्काइन का है -2 वाला, और ये किसका है बेटा? एल्कीन का। तो ये रहा आपका आंसर सी, है ना। चतुर्वेदी जी सी आंसर है, चतुर्वेदी जी सी आंसर है ना। CnH2n, एल्कीन। डू यू नो गाइज? एल्कीन। अगर अंग्रेजी से पूछता हो तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, तो गाइज जितने भी अंग्रेज है क्या जवाब देते? CnH2n, CnH2n। चलिए, तो अंग्रेजों के लिए भी बोल दिया करते हैं, है ना। कभी कभी हमको अगर मौका मिले कि इंग्लैंड में जाके पढ़ाने का, कभी हमको अगर मौका मिले इंग्लैंड में जाके पढ़ाने का, है ना, जाके एकदम बोल दें इंग्लैंड वालों को, क्या बोलेंगे पता है? तुमको 3 गुना फीस देना पड़ेगा, है ना। आप जानते हैं कि इंडिया में आके उन लोगों ने रूल किया था और 3 गुना लगान लिया था, हम उनसे 3 गुना फीस लेगा, है ना। बदला लेंगे भैया, एकदम बदला। चलिए आगे अगला सवाल देखिए, कह रहा है समान आणविक सूत्र, कह रहा है आणविक सूत्र समान है ना, आणविक सूत्र समान है, लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक, यानी कि अगर आणविक सूत्र समान हो और संरचना क्या हो? अलग अलग, है ना। बउआ, ए बउआ, मैथिली बुझे छी बउआ, देख इधर, है ना। समान सूत्र, आणविक सूत्र क्या है? समान है। आणविक सूत्र समान है, लेकिन संरचना क्या है? अलग अलग। आपको पता है कि जब हम समावयवता की बात करते हैं तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो और भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को समावयवी कहते हैं, और इस घटना को समावयवता कहते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको कि एक पिता के 2 पुत्र, और एक का नाम रामू है, दूसरे का नाम श्यामू है। रामू गोरा है और श्यामू काला है। तो मान लीजिए पिता तो क्या है? समान है, लेकिन पुत्र क्या है? अलग अलग, और दोनों के रंग भी क्या है? अलग अलग। अगर रंग अलग है तो रंग समावयवता कहेंगे, और यहाँ आप देखें संरचना अलग है तो क्या कहेंगे? संरचनात्मक समावयव। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। हिंदी में कहेंगे संरचनात्मक समावयवता।
तो बिल्कुल सही सवाल है, सही जवाब है, बहुत मस्त मस्त सवाल है। तो ये जो मस्त सवाल है इसके आंसर भी मस्त हो गए। चलिए आगे आगे जबरदस्त सवाल करते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मेंडलीफ आए हैं। क्यों आए हैं? प्यार का तोहफा लाए हैं, है ना, सवाल लेके आए भाई मेंडलीफ वाला। चलिए देखिए, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियमानुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? आवर्त फलन का मतलब होता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब समझ लीजिए इसको सिंपल तरीके से, अगर मैं कहूँ संडे एक पीरियोडिक फंक्शन है सप्ताह का, यानी संडे जो है वो आवर्त फलन है सप्ताह का। अरे वही संडे है जिसको तुम फंडे समझते हो, संडे मीन्स फंडे। दिन भर तुम टाइम पास कर लोगे। अरे बेटा एक बात बताओ, संडे में 48 घंटे होते हैं क्या? नहीं 24 घंटे। तो क्यों इतना मौज करते हो? थोड़ा बहुत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो पूरा संडे बर्बाद कर लेते हो। संडे का मतलब होता है रिवीजन, भरपूर रिवीजन कीजिए संडे को, मजा आ जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। सवाल क्या है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम के किसके आवर्त फलन थे? तो आवर्त फलन का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज या फिर किसी चीज़ का रिपीट होना, किसी चीज़ का दोहराना, ये आवर्त फलन कहलाता है। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन थे, है ना। हालांकि ये नियम बाद में गलत हो गया, क्योंकि जब मोसले साहब आए तो उन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया था। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। और आप जानते हैं कि सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट भी क्लास 11, 12 नीट और JEE के बच्चों को पढ़ाती है। तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कि हम लोगों का एक ऑनलाइन सेटअप है या फिर हाइब्रिड क्लास चलता है जिसमें आप 11, 12 स्पेशली पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होगा। तो जैसे परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु अगर बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तत्वों को सजाया जाए तो तत्वों के गुण क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, यानी कि तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। और ये जो पुनरावृत्ति है उसी को क्या कहा जाता है? आवर्त फलन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। कह रहा है मेंडलिक पीरियोडिक लॉ किसके पीरियोडिक फंक्शन है? तो एटॉमिक मास के, बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं बवाल मचा देंगे, क्वेश्चन देखे मजा आ जाता होगा। उसको मास्टर ने कहा था ऐसा आएगा तो आया। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ में निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? उदग्र स्तंभ। उदग्र स्तंभ को हम क्या कहते हैं राजा बेटा? यानी कि आपको पीरियोडिक टेबल में वर्टिकुलर कॉलम की बात कर रहा है ना। तो हम पीरियोडिक टेबल में दो तरीके से चलते हैं। एक तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो इसको कहा जाता है पीरियड। पीरियड क्या कहा जाता है? पीरियड। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट चले तो इसको कहते हैं पीरियड, ठीक है, यानी कि आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवर्त। और जब ऊपर से नीचे आते हैं इस तरीके से आपको 18 कॉलम बनते हुए दिखाई देंगे। जब ऊपर से नीचे आते हैं इसको कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग, है ना। तो वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं समूह। तो वर्टिकुलर कॉलम को क्या कह देंगे? ये हॉरिजॉन्टल रोज है और ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वर्टिब्रल कॉलम क्या कहलाते हैं? ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये क्या कहलाते हैं? देखिए इसमें आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है पहले ग्रुप में, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, और भी कई सारे बेटा मांगे कारस्कोटर बापरा जी। ऐसे कई सारे ट्रिक बना के बच्चों को मैंने समझाया है अपनी क्लासरूम में। तो आप देखें यहाँ अभी तो उतना नहीं बता सकते, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से देखें तो वर्टिकुलर कॉलम को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, यानी कि ग्रुप कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छा सवाल था, आपने सीखा। अगर सीखा तो दूसरे को भी सिखाइए। कैसे सिखाएंगे? क्योंकि आप वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो दूसरे भी सीखेंगे और दूसरे के भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इससे क्या होगा? वो आप व्यक्ति आपका हमेशा कृतज्ञ रहेगा। तो अगर आप किसी को, है ना, किसी का मदद करते हैं तो इससे बड़ी मदद कुछ नहीं हो सकती है। तो भाई आपकी भी मदद होती रहेगी। चलिए, तो अगर आप किसी और का मदद करते तो आपकी मदद होती रहेगी। कर भला तो हो भला। तो भलाई करते जाना है, शेयर करते भी जाना है, लाइक भी कीजिए, पूरे सेशन में कमेंट भी करिए कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या फिर आपको सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है आपको, ये सारी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्यार दिखाइए, जो भी आप कहना चाहते हैं कहिए, सुनेंगे आपकी बात, प्रॉपर रिप्लाई भी दिया जाएगा। चलिए आगे। अम्लराज में सांद्र HCl एवं सांद्र, है ना, HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? कह रहा है कि जब अम्लराज की बात करते हैं, ये जो स्वर्णकार होते हैं, आप जानते हैं कि सोना जो है अक्रिय गैस होती है, ये सोना जो है अक्रिय तत्व होता है, यानी कि इसको न ही जल से अभिक्रिया करता है, न ही अम्ल से अभिक्रिया करता है, इन सारी चीज़ों से अभिक्रिया नहीं करता है। तो क्या करते हैं ना, तो अगर हम इसके ऊपर अम्ल डालेंगे तो ये अभिक्रिया ही नहीं करेगा, पिघलेगा ही नहीं। तो स्वर्णकार कई बार जब सोने के ऊपर या चांदी के ऊपर उसकी चमक हो जाती है, या फिर बहुत लंबे समय के बाद ऐसा होता है, तो चमक को दोबारा पाने के लिए फिर उसको अम्लराज में डुबाया जाता है, और अम्लराज में 2 अम्लों को एक साथ मिलाया जाता है। तो उससे क्या होती है? उसकी स्ट्रांगनेस बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। और इसमें 3 पार्ट क्या लेते हैं हम? HCl का लेते हैं, और 1 पार्ट क्या लेते हैं? HNO3 का लेते हैं। तो इसका जो अनुपात आता है HCl और HNO3 का होता है 3:1। याद रखिएगा, पहले अगर ये है तो ये 3 लिखना है, और ये बाद में तो 1 लिखना है। अगर ये पहले होता तो 1:3 हो जाता। बाकी तो तुम समझदार हो, राजा बेटा हो तुम, तो एकदम बिल्कुल 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 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रेशियो अगर आपसे पूछे एक ऑरेजिया के अंदर, तो एक ऑरेजिया के अंदर रेशियो होगा 3:1।
वन, क्या आएगा? वन। सवाल बन जाए तो गाना भी गा सकते हो, कजरा रे तेरे काले काले नैना। सवाल नहीं बने तो मत गाना। क्यों? सवाल बनने के बाद का ये गाना है, नहीं बने है ना तो सैड सॉन्ग गाओ, सैड सॉन्ग, सैड सॉन्ग है ना। काश दो दिल होता सीने में, है काश पढ़ लिए होते, ऐसा सैड सॉन्ग गाओ। कह रहा हरे पौधे कहलाते हैं, सोपोसी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं, और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव को सोपोसी जीव कहा जाता है। और ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं सोपोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, जीव को कहा सोपोसी, प्रक्रिया को कहेंगे सोपोषण। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, जबरदस्त, मजा आ गया भाई साहब, है ना, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल बहुत प्यारा है। छोटी आंत का सवाल है। आंत की दो बहनें होती है, एक छोटी एक मोटी। हाँ, किसी की बहन मोटी है तो मोटी मत बोल देना, हाँ बाबूजी कूट देंगे तुमको। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? क्या कार्य है? अरे रसांकुर जो उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, तो छोटी आंत में इस तरीके से उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। इस उंगली नुमा संरचना को कहते हैं रसांकुर, रसांकुर। और इसका काम है भोजन का अवशोषण करना। क्या करना? अवशोषण करना, मतलब एब्जॉर्प्शन। तो विलाई का काम क्या है? रसांकुर को अंग्रेजी में विलाई कह देते हैं, और विलाई का काम है फूड को एब्जॉर्ब करना, उसको अवशोषित करना। चलिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं, आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, आप चाहे तो मौसी को भी भेज सकते हैं, आप चाहे तो मौसी को भेज सकते हैं। मौसी को भेजे सर, अरे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। मौसी भी है ना, विज्ञान का ज्ञान सबको होना चाहिए, मौसी को भी होना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, हाँ सही बोल रहे हैं, है ना, मौसी सीखेगी तुम्हारी। चलिए आगे। क्रेब साइकिल की क्रिया कहाँ होती है? अरे ये जो क्रेब साइकिल होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जो ऑफलाइन के बच्चे उनको पहले से ही पता है, क्योंकि हमने उनको बता रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो सारी बातें करते हैं हम लोग। और ऐसा नहीं कि 10th और 9th में तो बच्चों को केवल 10th 9th पढ़ाया जाता है, इस तरीके से पढ़ाते हैं कि 9th 11th 12th का सिलेबस भी थोड़ा क्या हो जाए, कवर हो जाए, या फिर उसका बेसिक पार्ट यहीं आपको बता दिया जाता है। तो क्रेब साइकिल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये साइकिल चलती है ना, तो इसको हम क्रेब साइकिल कहते हैं। और इससे क्या होता है, जो पैरुविक अम्ल होता है वो टूटकर CO2 H2 और ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो एक बार देख लीजिए, ये हमारे पास साइकिल है, साइकिल है या सेल है, ये सेल है, कोशिका है। अरे बेटा हाँ, हम तो भूल ही गए, ये तो हिंदी का बैच है, इसमें तो कोशिका बोलना पड़ता है। अरे बेटा अंग्रेजी हिंदी दोनों एक ही होता है भैया, है ना, एक ही होता है, घबराओ मत। तो ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरुविक अम्ल में, पैरुविक एसिड में, ठीक है। ये तो कोशिका द्रव में होती है, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और फिर ये जो पैरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है, उस साइक्लिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रेब साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब साइकिल। बाद में तुम नाम सुनोगे TCA साइकिल वगैरह भी नाम सुनोगे, चलिए हटाइए। तो इसी क्रेब साइकिल का दूसरा नाम है वो क्रेब साइकिल, ठीक है। क्रेब साइंटिस्ट का नाम था, क्रैक नहीं, क्रेब है ना, क्रेब साइकिल। तो चलिए क्रेब साइकिल, और इसी साइकिल के दौरान क्या होता है? CO2 बनता है, H2O बनता है, और फिर क्या बनता है? ऊर्जा बनता है, ATP बनता है, ठीक है, ATP बनता है। तो चलिए इस तरीके से आप समझ गए क्रेब साइकिल कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस पार्ट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। इस पार्ट को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। भुला दिया है तुमको जो हमने, मगर कहीं ना जाना सनम। चलिए बन गया सवाल, तो क्या कौन सा गाना गाओगे? कजरा रे तेरे काले काले नैना। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। चलिए, पादप में अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? देखिए, जब पादप में अनोक्सी शोषण होती है ना, तब जाके बनता है अल्कोहल। क्या बनता है? अल्कोहल। क्या बनता है बेटा? अल्कोहल, है ना, तब क्या बनता है? अल्कोहल। और जंतु में अगर पूछे ना तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, लेकिन जंतु में पूछा नहीं है ना, तो अल्कोहल। और अल्कोहल का दूसरा नाम IUPAC नाम है इथाइल अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल। फार्मूला पूछता है तो आप लिखिएगा C2H5OH। इसको इसको चचा कहते हैं इथाइल। क्या कहते हैं? इथाइल, है ना। अरे भैया काहे गलत हो जात हो, हाँ, इथाइल। OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल। वही ससुर के नाती जो लोग पी के नाली में पड़ा होता है, वही अल्कोहल है। और उसके बाद ना भैया नाली में पाया जाता है वो, फिर उसके बाद तो लोग भैया देख ही रहते हैं। चलिए हटाइए, शराब पीना इज़ नॉट गुड थिंग। संदेश यही है, शराब मत पिए। पढ़ाया लिखा इसलिए जाते हैं लोग शराब ना पिए, लेकिन फिर भी पीते हैं लोग भैया, अच्छे अच्छे लोग पीते हैं। क्यों पीते हैं हमको पता नहीं चलता है ना। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? अरे भैया ज से जाइलम, ज से जल, है ना, ज से जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल। प से पूजा जी, हाँ याद है ना तुमको, भूल गए तुम। और हम तो भूल ही नहीं पाते उनको, तुम कैसे भूल जाते हो, है ना। हम तो सवाल भी नहीं भूलते,
हाँ, सवाल तुमको भूल जाते हो लेकिन पूजा जी याद रहेगा तुमको, है दोनों याद रखो। जल से जाइलम, जल से जल, जल से जाइलम, जल से जल। तो पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट बेसिकली किसके द्वारा होता है बेटा? जाइलम के द्वारा। जाइलम क्या एक संवहन उत्तक है जो पौधे में पाया जाता है परिवहन के लिए। चलिए आगे देखें, एक और सवाल आ गया आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये रहा टोटल 5 लाख रुपए के लिए सवाल, है ना, मिलेगा नहीं लेकिन। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तुम कमेंट में कहोगे 5 लाख दो, फिर पढ़ेंगे। हट, ऐसे ही बोल दिए थे। चलिए आगे, खुला परिवहन तंत्र की बात करें तो ये खुला परिवहन तंत्र क्या होता है? ऐसा परिवहन तंत्र जिसमें रक्त का प्रवाह बंद नलियों में नहीं होता है, ऐसे परिवहन तंत्र को हम खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। और जितने भी उच्च वर्गीय जीव होते हैं उनमें बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। हमारे अंदर जो रक्त का प्रवाह होता है वो धमनी और सिराओं के माध्यम से होता है। अरे नालियों में होता है, नालियों में। हमारा रक्त का प्रवाह कहाँ होता है? नालियों में। पर मारेंगे नलियों में होता है, नली मतलब ट्यूब में होता है, जिसको आर्टरी और वेन कहते हैं। लेकिन जैसे बिल्ली हो गया, पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, इनमें रक्त का प्रवाह बंद नलियों में होता है, यानी आर्टरी और वेन में होता है, यानी धमनी और सिराओं में होता है। लेकिन तितली के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि तितली कीट है और इसके अंदर खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आप चाहे तो शॉट ले सकते हैं। कौन सा शॉट लोगे भाई? स्क्रीन शॉट ले लो। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई। अंग्रेजी नाम बहुत बढ़िया, बटरफ्लाई, है ना, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। चलो अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा पादप का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? नहीं बोला है। अगर होता ना तो रेजिन, टैनिन भी है, रेजिन भी है, लेटेक्स भी है, और स्टार्च नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है? नहीं है। तो क्या कहेंगे यहाँ आके? कजरा रे तेरे काले काले नैना। हो गया, मिल गया आंसर। चलिए आगे, चलिए आगे। अगला सवाल ये रहा 40 नंबर सवाल है। इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो जब अमीनो अम्ल का विखंडन होता है ना बेटा, तो अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। ठीक है, तो अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है और यही चला जाता है यकृत में। तो ये अमोनिया जाएगा यकृत में। यकृत जानता रहो, कोरेजी, यकृत, लिवर, लिवर में। ठीक है, और ये लिवर में जाने के बाद क्या होता है बेटा? अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। अरे अकेला लिवर ना कितना काम करेगा? मल्टीटास्किंग ऑर्गन है, 500 फंक्शन करता है बेटा। हाँ, इसीलिए शराब पीने से क्या होता है, कई बार लिवर खराब हो जाता है। तो अमीनो एसिड के डिकम्पोजिशन की वजह से क्या बनता है बेटा? अमोनिया, है ना। तो पढ़ लो, नहीं तो हो जाएगा निमोनिया और आंसर लगा के आना अमोनिया। चलिए आगे, अगला सवाल है ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो इधर, है ना, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है बच्चों? है ना, देखो यकृत बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना, लार ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक ही ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ऐसी ग्रंथि जिसमें डक्ट नहीं पाया जाता, नली नहीं पाया जाता है, ये अपना जो स्रावन है सीधे सीधे रक्त में पोर करती है, रक्त में स्रावित करती है। तो ऐसी ग्रंथि जो अपना स्रावन रक्त में प्रवाहित करती है उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ये थायराइड ग्रंथि है जो यहाँ पाई जाती है ना, और इससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। और इसमें ये शरीर के कई सारे उपापचय क्रियाओं और मानसिक विकास को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और आयोडीन की कमी से कई बार क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनना कम हो जाता है और रोगी का गला फूल जाया करता है। इस कंडीशन को ग्वाइटर कहा जाता है। और ग्वाइटर जो है पहाड़ी लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें रोगी का गला फूल जाता है। फिर आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक, देश का नमक खिलाया जाता है ना। तो नमक को देश से जोड़ दिया गया ताकि आयोडीन युक्त नमक सब खा सके। थायराइड ग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? बता दें, पिछले वीडियो में बताए थे, उससे पहले वाले वीडियो में देखो इधर, एथिलीन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है और फल पकाने में काम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्क्रीन पर, स्क्रीन पर। अरे कह रहा हूं इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है ना। इंसुलिन की कमी से पता है क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा, मधुमेह, डायबिटीज, है ना, डायबिटीज हो जाता है। अब ज़्यादा कई बार क्या होता है, जो हमारी पेनक्रियाज है, जैसे मान लो कि हमने कई सारे रसगुल्ले वगैरह खा लिए, मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा खा लिया, और खाने के बाद अपने को डायबिटीज़ ही नहीं हो रही है, लेकिन बाकी सबको डायबिटीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपने पास बेटा अग्न्याशय होती है। अग्न्याशय के अंदर कुछ सेल्स होती है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास 11th का है, वहाँ पढ़ेंगे, एग्जाम का समय लिमिटेड टाइम है, उसी में बात कर रहे हैं। तो वो जो सेल्स है वो क्या करती है? बेसिकली है ना, इंसुलिन बनाने का काम करती है। तो जैसे आपने पूरी जलेबी रसगुल्ले दबा के खा लिए, है ना, तो ये जो रसगुल्ले जलेबी फाफड़े खाया हो तो मीठे मीठे चीज़, तो वो इंसुलिन क्या करता है? शर्करा की मात्रा को रक्त में कम कर देता है। इससे क्या होगा कि आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, है ना। लेकिन इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त की शर्करा की मात्रा रक्त में कम होगी नहीं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? है ना, मधुमेह रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। चलिए, है ना। और डायबिटीज़ पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई जो यूरिन होता है ना, उसके ऊपर मक्खियाँ उखियाँ बैठने लगती है, तो पता चल जाता है कि मूत्र से शर्करा बाहर निकल रहा है। चलिए आगे,
अगला सवाल ये रहा, इष्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। देखिए इष्ट की बात किया है ना, इसमें मुकुलन होता है। क्या होता है बेटा, मुकुलन। अगर आपसे देखें इसमें जो ऑप्शन है, अगर द्विखंडन दिया होता तो कई ऑप्शन में द्विखंडन भी होता है, लेकिन नहीं, एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, मुकुलन। तो मुकुलन इज द करेक्ट आंसर। इष्ट में और हाइड्रा में, दो नाम याद रखिएगा। तो इष्ट में पूछे तो भी और हाइड्रा में पूछे तो भी, दोनों में अंतर क्या है, ये एक कोश के जीव है और ये बहुकोश के जीव है। ठीक है ना, ये कोश के जीव और बहुकोश के जीव है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्यूट बच्चों, सुंदर बच्चों, है ना, आप लोग इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए, हम बवाल मचाते रहेंगे, धमाल मचाते रहेंगे, नाचेंगे गाएंगे, एकदम खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, है ना। लेकिन आपको सोना नहीं है, अभी एग्जाम है भैया, दबा के मेहनत करनी है, दबा के मेहनत करनी है एकदम, है ना। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मजा आएगा भाई साहब, भरपूर मजा आएगा। और बाकी सभी सब्जेक्ट के वीडियो पे अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर उन पर भी प्यार दिखाइए और जाके देखिए कि क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है ना। गांधी जी को ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया था, वो भी जाके देखिए, आपको सब पता चल जाएगा, है ना। मानव निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, मानव निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है बता दें आपको, फिलिपियन नलिका में होती है। कहाँ होती है, फिलिपियन ट्यूब में होती है। तो आप देखेंगे कि ये जो है इस तरीके से मादा का जनन तंत्र होता है इस तरीके से, और यहाँ एक नलीनुमा संरचना होती है ना, नलीनुमा संरचना होती है इस तरीके से, और यहाँ अंडाशय होता है। ठीक है, तो अंडाशय से अंडाणु तो कहा गया इसके द्वारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पार्ट फिलिपियन नलिका कहलाती है, और यहाँ जाकर अंडाशय आ गया, और यहाँ से बेटा वेजाइना का पार्ट है, तो यहाँ से वेजाइना से स्पर्म जाएगा, और ये जो मिलन है इसको कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। तो अंडाशय यानी शुक्राणु और अंडाणु का दोनों का मिलन कहाँ हो गया, फिलिपियन नलिका में, और मिलन के बाद चिंटू और मिंटू आते हैं दुनिया में। तो यही तरीका है चिंटू और मिंटू लाने का। तो आपसे पूछा निषेचन कहाँ होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की जो कहानी होती है ना, उसको निषेचन कहा जाता है ना। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, और जो मिल गया वही निषेचन है। फिर जायगोट बनता है, और वही जायगोट वृद्धि होकर एक नई जीव का निर्माण कर देता है। अगला सवाल देखें, आनुवांशिकता के पिता किसे कहे जाते हैं। जो जेनेटिक्स है उनके पिता कहलाते हैं मेंडल को। तो आनुवांशिकता के पिता कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, और अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले मटर के बीज का प्रयोग किया। 3 सवाल इसी में है, 3 सवाल इसी में है। जी हाँ भाइयों बहनों, 3 सवाल इसी में है, दबाक लाइक से ठोक दीजिए। चलिए आगे, अगला सवाल है ना, जैव मंडल में है ना ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूरज। इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या, है ना। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एवरीबॉडी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम द सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी सूरज से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सारे जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, हाँ आ गया आंसर, आंसर आ गया है ना। मुस्कुराइए, आप सर्वोत्तम के प्लेटफॉर्म पे है, मजा आएगा, सबसे उत्तम काम करके आएंगे आप, जबरदस्त तरीके से करके आएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का या इस पार्ट का, जिनमें ये कहा गया जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखने वाले साइंटिस्ट का नाम था डार्विन, है ना। और डार्विन बहुत फेमस हुआ इस बुक को लेकर के कि जाति का उद्भवन कैसे हुआ, कैसे जाति आए, और इसकी वजह से आपका जो है ये जो क्या कहते हैं बहुत फेमस हुआ, कौन, डार्विन। तो डार्विन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और चैनल में बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको कमेंट भी करना है, क्योंकि आपको आप पता भी चले कि कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे एक्टिव नहीं है। और आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना। और इतना सारा प्यार दिखाने के लिए अगेन थैंक यू सो मच, और बने रहिए सर्वोत्तम परिवार में। जय हिंद।